हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आज हम लोग जो है अपना इसको 9th क्लास में जो हमारा अपना पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर है चुनाव का, इसको हम लोग आपका समझ रहे हैं और इसको हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी उन चीज़ों को पढ़ा कि किस तरह से चुनाव राजनीति की जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा है। और चुनाव परिणाम के बारे में हम साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि कैसे इसके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसके ऑप्शनल हैं, कैसे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। उन सारे फॉर्मेट को हम लोग भी अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब देखिए, हम लोगों ने कल जितना भी अपना पढ़ा इस पूरे लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से इसको समझने का और इसको जानने का आपका प्रयास किया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें साथ में हमने ये भी देखा है कि चुनाव की राजनीति क्या है, चुनाव के कैसे परिणाम होते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने उसको देखने की और उसको जानने की हम लोगों ने कोशिश की थी। और हम लोग जान रहे थे कि कैसे कैसे करके हम लोग इसको एक एक करके बहुत अच्छे को इसको देख सकते हैं या कह लीजिए हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? अब बताइए, पहला प्रश्न लगाया, क्या जो चुनाव हो रहे हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं? बिल्कुल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह होते हैं। अब हम बात करें कि भारत में जो चुनाव है वो आपका किस तरह होते हैं, हमें उन चुनावों को आपका इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखना है कि चुनाव जो है वो किस तरह से हो रहे हैं। और इस पर हम लोग अगर बात करेंगे तो ये मान लीजिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमें बेहद और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को साफ हो जाएंगी और कोई भी ऐसा जो कंफ्यूजन है वो हमें जो है आपका नहीं रहेगा। ठीक। और हम लोग सारी चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम उनको देख सकते हैं और हम लोग इस पर अच्छा है आपका बात भी जो है वो आपका कर सकते हैं। ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है आगे की तरफ आपका बढ़ लेते हैं और आगे की तरफ हम लोग इसको, ये जो हमारा लेक्चर है इसको हम लोग देख लेते हैं और जो सारी चीजें हैं इनको भी हम लोग पढ़ेंगे भी और इनको देखेंगे भी। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। कितने साल बाद होते हैं? हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद भी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती है। फिर भी सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन में एक छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं जिन्हें आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के बाद खाली सकते हैं। अगर कोई मेंबर है, मृत्यु हो गई या उसने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया तो ऐसी स्थिति में वो खाली हो जाता है। दूसरा है, इसे हम क्या बोलते हैं? उपचुनाव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हम लोग उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम इस चुनाव पर ध्यान देंगे और इन सब चीजों को आपका जो ये बातें इनको सबको क्या करेंगे, हम लोग इन सबको आपका केंद्रित करेंगे। ठीक है, बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया था। संभव है कि आपने सोचा होगा कि उन्हें कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी आपका 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको मालूम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अपने देश में हम विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व को प्रणाली से काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? विशेष पर आधारित जो प्रणाली है उसी पर हम लोग काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। कह रहे हैं कि चुनाव अच्छे से हों उनको, इसीलिए उनको बहुत सारे रीजन बनाकर, क्षेत्र बनाकर उनको बांट दिया गया। ठीक है, इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। और कह रहे हैं जिस क्षेत्र को बांटा गया है हम उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? ये हमारा आपका
निर्वाचित क्षेत्र है, हम उसको निर्वाचित जो है आपका क्षेत्र बोलते हैं कि ये क्या है आपका, ये निर्वाचित क्षेत्र है। इसको हम लोग ये देखते हैं, ठीक, और इसको समझते हैं और एक एक करके हम लोग इन सारी चीजों को आपका इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या है आपका देखेंगे। आगे देखिए, हम लोग इसमें ध्यान देते हैं बच्चों कि एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। कह रहे जो लोग इसमें रहते हैं वो अपने ही मतदाता का क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का मतदाता आपका चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 543 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर है। अब देखिए, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं रखा गया कि किसी का वोट का मूल्य क्या है। हमारे यहाँ जो है हर वोट का जो आपका मूल्य है कैसा रखा गया, आपका बराबर रखा गया है इस लोकतांत्रिक देश में। यानी कि किसी का वोट ज्यादा महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। सबको बराबर का जो है इसमें हक दिया गया है। ये थोड़ा सा हम लोगों को आपको ध्यान रखना है और इन सारी चीजों को आपको जानना है। क्लियर है? तो अभी हम इतना पढ़ चुके हैं और इतने में अगर कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? नहीं तो हम लोग बढ़ जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके और सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और इनको देखेंगे, ठीक है, कि क्या है ये चीजें और किस तरह से हो रहा है इनका गठन। ठीक, चलिए बात करते हैं। चलिए, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान है। कैसी है? काफी हद तक एक समान है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब में बांटा गया है। ठीक, इन सीटों का निर्वाचन प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं कि जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि उनको क्या कहते हैं हम लोग? विधायक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको लग गया पता क्या बोलते हैं हम इनको? आपका विधायक कहते हैं। प्रत्येक सांसद निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा कई निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। यानी कि अगर कोई सांसद का क्षेत्र है तो उसमें कई आपके विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का भी यही तरीका है। कह रहे जो आपका पंचायत के चुनाव होते हैं और जो आपके नगर पालिका के चुनाव होते हैं उनका भी क्या है आपका यही सेम आपका पैटर्न है। ठीक है, चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायतों को वार्ड में बांटा जाता है। यानी कि जो आपकी पंचायत है उनको कहाँ बांटते हैं बच्चों? ध्यान रखना है, जो आपका वार्ड है ये उसका वार्ड में इसको डिवाइड कर देते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत और नगर पालिका के लिए आपका सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों में से सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र विधानसभा या जो हर क्षेत्र आपका विधानसभा या सांसद का एक सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हर एक सीट होती है वो बच्चों किसका प्रतिनिधित्व करती है? हर बार आपका ध्यान रखना कि सांसद का या किसी जो विधायक है वो उस विधायक का क्या करती है? आपका जो है आपका प्रतिनिधित्व करती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना है और इन चीजों को थोड़ा सा जानना है कि क्या है और आपका किस तरीके से है। इनको जानने की और थोड़ा इनको समझ करने की क्या है विशेष जरूरत है। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें क्या हो सकें आपका बिल्कुल साफ रूप से और स्पष्ट तरीके से आप इनको पहचान सकें और आप इनको जान सकें। ठीक है, तो देखिए जो आपका एक सांसद का क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, कई आपके विधानसभाएं कई जो आपकी विधानसभाएं क्षेत्र हो सकती हैं, उनमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। यानी कि काफी बड़ा जो सांसद का जो क्षेत्र है, निर्वाचित क्षेत्र, वो क्या होता है, वो आपका काफी बड़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है? काफी बड़ा होता है। तो ये सब चीजों को आपका देखने की आपका जरूरत है और इनको थोड़ा आपका जानने की क्या है आपका जरूरत है, ताकि ये सारी चीजें क्या हो जाए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपका पूरी तरह जो है आपका साफ हो जाए। ठीक, चलिए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो
और आपको कंफ्यूजन है वो आपका ना रहे और चीजें बिल्कुल साफ साफ सुथरी सुथरी सबके बीच बनी रहें, उनको देखिए। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा में 60 सीट जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल के सदस्य क्या हैं, विधानसभा पहुंचे। यानी कि 60 जीती है मतलब 60 उनके विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचित विधायक आए हैं, ठीक। और क्या पहुंचे हैं, राज्य विधानसभा पहुंचे। अब बात कर रहे हैं हम लोग आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की। कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या होता है, जो आपका रिजर्व होता है। कुछ आपके रिजर्व जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनकी भी हम लोग क्या करेंगे, आज इस लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस सब की हम लोग अपनी इसमें चर्चा करेंगे। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को यह चिंता थी कि और संभावना है कि खुले चुनावी मुकाबले में कमजोर समूह के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाया नहीं पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, इसमें आपका इनको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इनको पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन शिक्षा और संपर्क के पास नहीं होते। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोगों को चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभा हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा आवाज नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इसलिए हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर हो गया है और यहाँ व्यवस्था क्या है, कम लोकतांत्रिक हो गई है। कैसी हो गई है, जो व्यवस्था है थोड़ी कमजोर हो रही है, जो चीजें हैं वो क्या है आपकी कम लोकतांत्रिक हो रही हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो इम्पैक्ट है और ये जो प्रभाव है वो आपका दिखाई दे सकता है और आप इसको समझ सकते हैं ये प्रभाव किस प्रकार का है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र में विशेष व्यवस्था सोची है। कह रहे कि जो हमारे यहाँ संविधान के जो आपका निर्माता हैं, उन निर्माताओं ने आरक्षित जो आपके निर्वाचित क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सोची हैं ताकि ये चीजें क्या है आपकी हो जाए। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है और कह रहा है कि जो कुछ लोग हैं उन लोगों के लिए ही आरक्षित है। तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट केवल अनुसूचित जाति ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कह रहे हैं जो एसटी ही व्यक्ति है वो ही लड़ सकता है। यानी कि अगर कोई सीट ऐसी है जिस सीट पर आपका एससी ही रिजर्व है तो वहां केवल एससी ही जो आपका रिजर्व है वो ही क्या हो सकता है, आपका चुनाव जो है आपका लड़ सकता है, ठीक। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 आपकी सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि 84 सीट में ऐसी हैं भारत में जहां केवल आप देखेंगे कि इस जगह पर क्या हो सकता है, आप सोचेंगे तो इस जगह पर केवल क्या है आपका, अभी सोचिए कि जो आपका एससी की सीटें हैं सारी और एसटी की सीटें यही मतलब आपका चुनाव लड़ सकती हैं, बाकी और कोई नहीं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है और कैसे हैं, इस समय का जो हिस्सा है जो उसी अनुपात में ये आपका बना हुआ है, ठीक है। ये सीटें पूरी तरह से आबादी में इन समूह के हिस्से में है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीट किसी भी समूह से अनुसूचित हिस्से में कुछ लेती हैं और कह रहे कुछ ही हिस्सा है जो उसका अनुसूचित का और इन सीटों को आरक्षित लेती है, बाकी समूह में उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती हैं, ठीक है। कमजोर समूह के आरक्षण की ही व्यवस्था के बाद जिला और स्थानीय पर ही लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायत, शहरी नगरपालिका, स्थानीय निकाय, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू हो गया है। क्या हो गया है, इन सब के लिए जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका क्या हो गया है, लागू हो गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीट का अनुमान अलग अलग है, इसलिए हर प्रकार का ग्रामीण और शहरी और स्थानीय निकाय में 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और क्या कह गई हैं कि जो आपकी 1/3 सीट हैं वो हमने क्या करी है, आपका रिजर्व करी है बच्चों, किसके लिए, आपके महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं का भी जो है एक प्रॉपर तरीके से आपका प्रतिनिधित्व हो सके और जो है इस प्रतिनिधित्व को हम लोग देख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं आपका मतदाता सूची की। किसकी बात कर रहे हैं, आपका मतदाता जो आपकी सूची है, उस मतदाता सूची की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्या होती है आपकी मतदाता सूची और कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे जरूरी होती है मतदाता सूची। आपने सुना होगा वोटर लिस्ट का नाम। ठीक, आइए देखते हैं कि क्या है आपका वोटर लिस्ट। जब आप देखते हैं कि जब चुनाव का समय होता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसमें होता है, उसकी विधानसभा होती है और उसका जो बूथ संख्या, ये सब विवरण है। एक बार जब निर्वाचित क्षेत्र का फैसला हो जाता है तभी यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन के लिए सभी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने की चुनावी सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है। यानी कि जो आपकी चुनाव सूची है, ये जो आपकी मतदाता सूची है, चुनाव से क्या होता है, काफी समय पहले ही आप लोग क्या कर लेते हैं, इसको आपका पहले ही आपका रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बीच में कोई या फिर बाद में आप देखेंगे कोई किसी प्रकार की आपकी समस्या जो हो आपकी ना हो। ठीक है, और इन सबको ये आपका देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हर किसी को दी जाने वाली इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और इस सूची को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी मतदाता जो है वो आपकी सूची, हम इसको कह सकते हैं कि ये सूची क्या है आपकी, ये आपकी मतदाता सूची है। आम बोलचाल में इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आम बोलचाल में आपकी वोटर लिस्ट है। हम क्या बोलते हैं इसको, वोटर लिस्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या है, ये वोटर लिस्ट है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने और हर किसी को समान अवसर से मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, सार्वभौमिक आपका वयस्क मताधिकार के बारे में हम लोगों ने आपकी चर्चा की थी। ठीक है, व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक को मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब एक ठोस कारक नहीं हो सकते तो मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अलग अलग नागरिकों को अनेक अलग मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा। तो कोई अमीर होता है, ठीक है, कैसा होता है, कोई पढ़ा लिखा, और कोई क्या होता है, बहुत जो अमीर इसमें आपका वोटर लिस्ट में आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को मत का मोल समान होना चाहिए, तब तक क्या कह रहे हैं कि तब तक ठोस कारण ना हो उसको किसी मत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिकों को अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये सब चीजें आप तो देख सके हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो चीजें नहीं मिलेंगी। तो कोई कम या अशिक्षित कदम, कोई आपका दयालु कोई नहीं करता। हर कोई इंसान होते हैं और अपनी जरूरतों के विचार के अनुसार समाज में अपना योगदान देते हैं। कह रहे कि हर व्यक्ति का क्या है, अपना अपना योगदान है और जिस तरह से जैसे भी है वो अपना अपने देश में, अपने समाज में वो क्या करते हैं, अपना योगदान जो है आपका देते हैं बच्चों। और ये हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसमें किस तरह से है। ठीक है, हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं, आपका वोट आ सकते हैं। नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे उसे मत देने का अधिकार हो। अपराधियों और उसके दिमागी असंतुलन वाले लोगों को वोट देने के अधिकार से उसको वंचित जो है आप लोग नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, उसको वोट मतलब वोट देने के लिए आप उसको वंचित जो है नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है,
तो ये हम लोग थोड़ा सा इसमें देखना है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी आपके वोटर हैं उनका सबका नाम कहाँ होना चाहिए, आपका वोटर लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि हर एक अगले चुनाव में नए लोग मतदाता उम्र बनने की आता है, यानी कि देखिए अभी आपका चुनाव होगा, फिर कोई और चुनाव होगा, तो कुछ ऐसे वोटर्स होंगे जो आपके नए ऐड होते हैं। ठीक है, तो नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सुधर जाता है। तो जो लोग उस इलाके से बाहर चल जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो उनके उस नाम से इस सूची से काट दिया जाता है। मानिए कोई व्यक्ति है, कोई बाहर चला गया है या उसकी मौत हो गई है माना की, तो क्या होता है, उसको इस सूची से इसका नाम काट देते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का संपूर्ण नवीकरण किया जाता है। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक 5 साल में क्या होता है कि उस सूची का आपका नवीनकरण किया जाता है। ऐसे मतदाता सूची को एकदम ताजा तरीके रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाताओं को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक वोट का कोई दूसरा वोट न डाल सके। पर मतदान के लिए कोई भी कार्ड अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन या ड्राइविंग कार्ड या लाइसेंस जैसे पहचान पत्र इत्यादि ये साथ ले जा सकते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपको वो ही कार्ड होना चाहिए। अब आपके पास कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हैं, आपका कार्ड दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आपके पास एक पहचान पत्र के रूप में ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और उसमें आप लोग बिल्कुल इसको साफ या स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं, आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज है। उम्मीदवारों का नामांकन, कि जो उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनका नामांकन है। उस नामांकन की थोड़ी जो आपके प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम लोग आपका समझ लेते हैं, और थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, उम्मीदवार को ऊपर देखा है कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उनके पास एक क्या हो, रियल में एक ऑप्शन हो। ठीक है, उस ऑप्शन को हम लोगों को क्या है आपका देखना चाहिए, ठीक, और जाना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी की चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। जब उम्मीदवार बनने की न्यूनतम 25 थी, तो उम्मीदवार बनने में भी आपराधिक ब्यौरा पर रोक है, लेकिन पाबंदी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं और क्या कहते हैं कि जिन्हें पार्टी की चुनाव चिन्ह मिलता है उन पे योग्यता, मनोनय और बोलचाल की भाषा को टिकट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपका चुनाव लड़ रहा है किसी पार्टी के से या किसी उम्मीदवार के चिन्ह के नीचे, तो हम लोग क्या मानते हैं कि उसको क्या मिल गया है, आपका चुनाव चिन्ह मिल गया है। ठीक, और ये हम लोग इसको आपका देखते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने की इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है, नामांकन पत्र, और उस नामांकन पत्र के आधार पर भी क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, आपको दिखाई देती हैं, और चीजें होती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना नामांकन भरता है, और नामांकन के आधार पर भी ये सारी चीजें आपकी तय होती हैं। और कुछ रकम जमानत के रूप में आपका जमा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, जमानत के रूप में उसको जमा करनी पड़ती है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन आपका जारी करी है कि उम्मीदवार को सिर्फ एक घोषणा पत्र भरने की नई प्रणाली शुरू की गई है। यानी कि अब जो उम्मीदवार हैं जो आपके चुनाव लड़ते हैं, वो एक नई पैटर्न आपका फॉलो किया है। क्लियर है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, हर एक उम्मीदवार को अपने ब्यौरे आपका देते समय वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को उन मामलों पर सारे वितरण आपका देने होते। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ आया। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, ये सारा विवरण देना होता है।
उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्य और आपका कितना पैसा आपका देनदारी है, ये सारी घोषणाएं क्या हैं आपको देनी होती है। और उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी होती है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है बच्चों, इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को, उम्मीदवार को खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले लेने का मौका मिलता है। यानी कि जो उम्मीदवार है उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार से ये फैसले लिए जा रहे हैं या कैसे इनके फैसले किए जाने चाहिए। तो उनकी जो जानकारी है अगर उसको आपका पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक कर देने पर क्या होता है, तो जो आम जनता है जो उनको वोट करेगी वो पहले से ही वो उनके बारे में जान लेती है और ये जानकारी प्राप्त होने से वो अपने उसको जो उम्मीदवार है उसको मत दे ना दे इसके बारे में वो अपना विचार क्या है थोड़ा सा बना लेती है। तो इस तरह की चीजें हैं और यही चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी उम्मीदवार खड़े हों उनकी योग्यता को, उनकी चीजों को पब्लिक किया जाए। इसलिए आजकल देखिए आप लोग न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके पर जो आपके मुकदमे हैं दायर हैं उन सबको आप क्या कर देते हैं, उनको पब्लिक कर देते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्या स्थिति है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और चुनावी प्रक्रिया की जो आपकी चीजें हैं आप इन्हें अपने घर में जो आपके बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, आप इनको व्यवहारिक रूप से जरूर समझें ताकि आप इसको ओवरऑल और अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें, इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।